हेलो फ्रेंड्स, जनरल साइंस एमसीक्यू के इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के एमसीक्यू। ये एमसीक्यू प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। इन एमसीक्यू के ऊपर जो भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट होगा वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं मनप्रीत सिंह आप सभी का मेरे इस प्लेटफॉर्म स्टडी जीके एंड जीएस पर स्वागत करता हूं। विदाउट टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए गोलकीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द गोल। दिस अनेबल द गोलकीपर टू। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोलकीपर जब बॉल को अपने हाथों में पकड़ता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है। तो ऐसा वो क्यों करता है? एग्जैक्ट लार्ज फोर्स ऑन द बॉल, यानी बॉल पर ज़्यादा बल लगाने के लिए। इंक्रीज द फोर्स एग्जैक्ट बाय द बॉल ऑन हैंड, या इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो दोस्तों, अगर कोई बॉल को पकड़ता है और वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींच लेता है तो वो उस समय अब जो उस बॉल में मोमेंटम है उसके मोमेंटम की रेट को डिक्रीज करने के लिए अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, जिससे कि उसको पकड़ने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम को समझते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। इसको हिंदी में संवेग कहते हैं। दोस्तों, मोमेंटम होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट समान गति से गति कर रहा है तो उसका द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी उसका द्रव्यमान और उसकी वेलोसिटी का गुणनफल ही संवेग होता है। अगर इसको हम एग्जाम्पल से समझें तो हम देखते हैं कि एक कार और एक ट्रक को समान स्पीड पाने के लिए ट्रक को ज़्यादा टाइम लगता है। इसका कारण भी संवेग ही है। इसमें डिफरेंस है द्रव्यमान में। अगर समान वेलोसिटी प्राप्त करने के लिए ट्रक को ज़्यादा टाइम लगता है तो मतलब उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, इसलिए उसको ज़्यादा टाइम लगता है। यानी जिस चीज़ का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसको समान गति, दूसरे के कंपैरिजन में समान गति प्राप्त करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर उस पर कोई बल लग रहा है तो बल इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग की दर में परिवर्तन के इक्वल होगा फोर्स। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि अगर हम हाथों को पीछे की तरफ खींचते हैं तो इससे क्या हो जाता है, टाइम ज़्यादा मिल जाता है। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी संवेग धीरे धीरे परिवर्तित होगा। अगर हम हाथों को पीछे तरफ नहीं खींचेंगे तो बॉल आगे हमारे हाथ के ऊपर टकराएगी, जिससे संवेग सडनली जीरो हो जाएगा, जिससे कि हमारे हाथों पर चोट लगेगी, इंजर्ड हो जाएगी। इसलिए हम हाथों को पीछे तरफ खींच लेते हैं, जिससे संवेग में परिवर्तन की दर ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, यानी धीरे धीरे संवेग परिवर्तित होगा, जिससे कि हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा और बॉल हमारे हाथों पर आके सीधा नहीं टकराएगी। F=ma, यही न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स द टू फोर्स, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ है जो दो फोर्स को एक्सप्लेन करता है, एक्शन और रिएक्शन को, कमिंग इनटू एक्शन व्हेन द टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है एक दूसरे के, दीज टू फोर्स, तो उनके जो दो फोर्स होंगे ऑलवेज एक्ट ऑन सेम बॉडी, वो किसी एक बॉडी की तरफ लगेंगे दोनों फोर्स। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों डिफरेंट बॉडीज पर लगेंगे, यानी एक फोर्स
फर्स्ट पर, दूसरा सेकंड पर, और उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट होंगी। हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी उनका डायरेक्शन भी सेम होगी और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यानी न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाए तो हमारे अगेंस्ट में भी एक फोर्स लगेगी, यानी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार दोनों की डायरेक्शन, दोनों फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी। यही सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ। ये न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि हम पहले तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, और अगर हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं तो वो वस्तु अगेंस्ट में हमारे ऊपर बल लगाएगी। इसका सबसे सरल एग्जाम्पल है, जब हम पैदल चलते हैं तो हम पृथ्वी के ऊपर, अर्थ के ऊपर एक बल लगाते हैं और अर्थ अगेंस्ट में हमारे ऊपर एक बल लगाती है, जिससे कि हम आगे की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाटर टैंक फिल्ड अप टू 2/3 ऑफ इट्स हाइट इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड। यानी वाटर टैंक, इसमें बोला गया है कि वाटर टैंक 2/3 हाइट तक भरा हुआ है और वो एक कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। ऑन सडनली अप्लाइड ऑफ द ब्रेक, सडनली हम उसके ऊपर ब्रेक लगा देते हैं, यानी सडनली ब्रेक लगा देते हैं तो वाटर इन द टैंक वुड, तो टैंक में पानी मूव बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ जाएगा, मूव फॉरवर्ड आगे की तरफ जाएगा, कम टू द रेस्ट यानी रेस्ट में रहेगा, बी अनअफेक्टेड यानी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हम गतिशील हैं और अचानक ब्रेक लगा देते हैं तो उसमें जो भी वस्तु होगी वो गतिशील अवस्था में रहेगी, यानी वो आगे की तरफ गिरेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मूव फॉरवर्ड। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझ लेते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, सबसे पहले तो आपको याद रखें, न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया का लॉ है, यानी जड़त्व का नियम है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल न लगाया जाए। अगर कोई वस्तु एक समान गतिशील अवस्था में है वो तब तक गतिशील अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीट बेल्ट आर प्रोवाइडेड इन द कार में एक सीट बेल्ट होता है, दैट इफ द कार स्टॉप सडनली, जब कार अचानक से रुक जाए, ड्यू टू द इमरजेंसी ब्रेक के कारण, द पर्सन सीटिंग ऑन द फ्रंट सीट आर नॉट थ्रोन फॉरवर्ड वायलेंटली सेव्ड फ्रॉम गेटिंग इंजर्ड। यानी अगर हम कार को सडनली रोक दें, तो अगर हम बेल्ट लगाकर बैठे हैं कार में तो हम इंजन नहीं होंगे, आगे की तरफ नहीं गिरेंगे। कैन यू गेस द लॉ ड्यू टू विच ए पर्सन फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी आपको गेस करना है कि कौन सा लॉ यह बताता है कि हम पर्सन है जो आगे की तरफ नहीं गिरता ऑन द सडनली स्टॉपिंग द कार। अगर कार को हम सडनली स्टॉप कर दें तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका सरल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम इनर्शिया का लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैलून हेल्ड बिटवीन द हैंड्स इज प्रेस्ड, इट्स शेप चेंज, दिस हैपन्स बिकॉज। हमने हाथों में बैलून को पकड़ रखा है, अगर हम उसको दबाएं दोनों हाथों के बीच तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ये किसके कारण होती है? बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बैलून, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बैलून, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन द बैलून, या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द बैलून। दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बैलून। तो उसकी शेप जो चेंज हो जाती है, उसके चारों तरफ एक फोर्स लगता है जिससे वो उसको बैलेंस कर लेता है, यानी बैलेंस्ड फोर्स के कारण। अगर फोर्स बैलेंस नहीं होगा
अगर फोर्स बैलेंस नहीं होगा तो बैलून फट जाएगा। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स को हम जान लेते हैं। बैलेंस फोर्स क्या होते हैं? अगर किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो उनको हम कहेंगे बैलेंस फोर्स। अगर अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं? अगर किसी बॉडी के ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो उनको हम कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पैसेंजर इन मूविंग ट्रेन टॉस ए कॉन व्हिच फॉल्स बिहाइंड हिम। यानी इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक मूविंग ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति कौन उछालता है तो वो उसके पीछे जाके गिरता है। ऑब्जर्विंग दिस स्टेटमेंट व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ ट्रेन। तो आपको बताना है कि ट्रेन का मोशन कैसा होगा, एक्सीलरेटेड, रिटार्डेड, अलोंग सर्कुलर ट्रैक या यूनिफॉर्म। तो दोस्तों इसका आंसर होगा एक्सीलरेटेड, यानी ट्रेन का मोशन एक्सीलरेट कर रहा है, इसलिए कौन उसके बिहाइंड में गिर रहा है। अगर ट्रेन एक समान गति से जा रही हो, उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता, स्पीड कांस्टेंट होती, तो वो कौन उसके क्या हाथ में आकर गिरता, यानी उसके पास में गिरता। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरिंग द मोमेंटम ऑफ मूविंग बॉडी। आपको बताना है कि द यूनिट ऑफ मेजरिंग यानी मोमेंट को मेजर करने की यूनिट क्या है। तो मोमेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों, अभी आपने पढ़ा था, P = mv। तो m का हो गया kg, v का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंट की यूनिट हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड, यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रक एंड ए कार आर मूविंग ऑन ए प्लेन रोड विद सेम काइनेटिक एनर्जी। एक प्लेन रोड के ऊपर ट्रक और कार सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। दे आर ब्रॉट टू रेस्ट बाय एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक विच प्रोवाइड इक्वल रिटार्डिंग फोर्स। ब्रेक लगाकर उनको दोनों को रोका गया है समान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रक इज शॉर्टर देन कार बिफोर कमिंग द रेस्ट। यानी कार के द्वारा ब्रेक लगाने के बाद तय की गई डिस्टेंस ट्रक के द्वारा तय की गई डिस्टेंस से कम है, यानी रेस्ट आने से पहले डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज शॉर्टर देन ट्रक बिफोर कमिंग द रेस्ट। यानी कार के द्वारा जो डिस्टेंस ब्रेक लगाने के बाद जो डिस्टेंस रेस्ट में आने तक जो डिस्टेंस तय की गई वो कम है ट्रक से। डिस्टेंस ट्रेवल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल वेलोसिटी ऑफ बोथ व्हीकल। यानी जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो दोनों व्हीकल की वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। बोथ द ट्रेवल सेम डिस्टेंस बिफोर कमिंग द रेस्ट। दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बिफोर कमिंग द रेस्ट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे बिफोर कमिंग द रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले दोनों व्हीकल सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो ये याद रखना बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्स एक्जेक्टेड ऑन ए बॉडी चेंज इट। यानी अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाएं तो उससे क्या चेंज होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। दोस्तों अगर हम बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो इससे उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी, मोमेंटम भी चेंज होगा और काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वर
इच या आर नॉन इनर्शियल, यानी इसमें कौन सा जड़त्व नहीं है, नहीं इनर्शिया नहीं है। ए चिल्ड रिवॉल्विंग इन द मैरी ग्राउंड, यानी एक ग्राउंड में कोई बच्चा चक्कर लगा रहा है। ए ड्राइवर इन ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ड्राइवर है वो ट्रेन में कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। ए पैसेंजर इन बस विच इज स्लोइंग डाउन टू ए स्टॉप, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें ना जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला ए ड्राइवर इन ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ये इनर्शिया है, यानी अपने को नॉन इनर्शिया इसमें से फाइंड करना है। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों नॉन इनर्शिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी इनमें और फर्स्ट और थर्ड में जड़त्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ए ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, यानी एक इंक्लाइंड प्लेन से ब्लॉक ए जिसका मास m1 है उसको नीचे की तरफ रिलीज किया जाता है। इट स्लाइड्स डाउन द प्लेन, वो प्लेन के ऊपर स्लाइड्स करता हुआ नीचे की तरफ आता है। अनदर ब्लॉक ऑफ मास m2, दूसरा ब्लॉक जिसका मास m2 है, m2 दूसरे ब्लॉक का मास पहले ब्लॉक के मास की तुलना में ज़्यादा है, उसको भी उसी प्लेन से सेम पॉइंट से नीचे की तरफ स्लाइड किया जाता है। Which of the following statement will be true if the fraction offered by air is negligible, यानी एयर के फ्रैक्शन को हम नेग्लिजिबल कर दें तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही हुआ। बोथ ब्लॉक विल रीच ग्राउंड एट सेम टाइम, बोथ ब्लॉक्स विल रीच ग्राउंड विद द सेम स्पीड, स्पीड ऑफ बोथ द ब्लॉक व्हेन दे रीच ग्राउंड विल डिपेंड ऑन देयर masses, ब्लॉक ए रीच ग्राउंड बिफोर ब्लॉक बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी दोनों सेम स्पीड से ग्राउंड पर पहुंचेंगे। अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।